अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हम लोगों ने कोड ऑन वेजेस स्टार्ट किया था, ठीक है। और कोड ऑन वेजेस में चैप्टर 4 वी वर डिस्कसिंग दैट टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस। किसके बारे में बात कर रहे थे बताओ? पेमेंट ऑफ बोनस। कोड ऑन वेजेस, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 4 वी हैव स्टार्टेड दैट टॉक्स अबाउट क्या? पेमेंट ऑफ बोनस। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोनस हु इज एलिजिबल टू रिसीव ओनली सच एन एम्प्लॉय हुज सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹21,000 पर मंथ, या फिर और एक कंडीशन बोला था ही मस्ट हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, तब जाकर जो है बोनस के लिए वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम बोनस का अमाउंट कितना है बताओ? 8.33% ऑफ द सैलरी और 100 रुपीज पर एनम विचएवर इज हायर। मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ द सैलरी सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस। लेकिन मिनिमम देना है कि मैक्सिमम कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है। मिनिमम बोनस तो देना ही है चाहे एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो। मैक्सिमम बोनस कब पेबल हो जाता है बताओ? अगर आपका एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है, तब क्या पे करना है बताओ? मैक्सिमम बोनस। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज सुनो ध्यान से, कोई इंप्लॉय के मिसकंडक्ट की वजह से अगर इंप्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो क्या वो लॉस का अमाउंट हम लोग अमाउंट ऑफ बोनस पेबल से डिडक्ट कर सकते हैं? हाँ। कितने फाइनेंशियल ईयर तक? ओनली ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच सच लॉस वाज इनकर्ड। Can an employee be disqualified from receiving bonus? Yes, if he has been terminated from the service, from the job, on any of the following grounds: on grounds of theft, misappropriation of asset, या फिर on grounds of sexual harassment, on grounds of fraud, या on grounds of violence or riotous behavior। अगर उसको वापस तुमने रख लिया, तब तुम उसमें कोई भी बोनस डिडक्ट नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हेल्ड इन द केस ऑफ ONGC वर्सेस श्याम कुमार सहगल, ठीक है। एक चीज और बताया था, बोनस एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑन एवरी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कम से कम 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं, ऑन एनी डे इन द अकाउंटिंग ईयर। ऑन एनी डे इन द, अगर एक अकाउंटिंग ईयर में एक भी दिन हो गया ये टर्म, ये नंबर एक्सीड, तो क्या आपके ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल कर जाएगा। बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। सपोज करो क्या हुआ ना, मेरा एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, ठीक है, और मेरे को बोला कि मैम एक काम करिए ना, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा मेरे को दीजिए ना, 20% ऑफ द सैलरी, मैक्सिमम बोनस तो आप सभी को देते हैं, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने बोला ठीक है, तुम मन लगा कर काम करो, तुमको 20 नहीं 50% बोनस देंगे हम। कितना परसेंट बोनस देंगे? 50% ऑफ द सैलरी विल बी गिवन टू यू एज बोनस। अब बोनस का ड्यू डेट आया, बोनस देने का बारी आया, मैंने 20% ही दिया। नाउ माई एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू स्यू मी, और उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। बोलो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैम, आपने बोला था 50% बोनस देंगे, लेकिन अभी आप बोलो खाली 20% दोगे, मैक्सिमम बोनस ऑफ द सैलरी 20% ऑफ द सैलरी। कैन ही फाइल अ केस अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, अगेंस्ट मी? विल ही सक्सीड इन फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम 50% बोनस देंगे। स्टिल ऑल्सो ही विल नॉट सक्सीड इन फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी, बिकॉज नो कॉन्ट्रैक्ट कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तुम समझो यार, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कि एक्ट बड़ा? कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कि एक्ट बड़ा? समझ में आ रहा है? ऑलरेडी तुम देखोगे लिखा हुआ है एक्ट में। क्या लिखा हुआ है एक्ट में? क्या लिखा हुआ है बोलो ना? एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बोनस कितना देगा? 20% ना। कॉन्ट्रैक्ट में तुम कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख कर क्या एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकते हो? नेवर। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजंस कभी भी एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। डिड यू गेट इट? अब सपोज करो क्या हुआ, मैंने एम्प्लॉय को रखा और मैंने उसको पता क्या बोला, हम तुमको एक शर्त पे अपने काम पे रखेंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके लिखो कि तुम कभी भी मेरे से बोनस का रुपया लेने नहीं आएगा, तुम रेलिंक्विश करो बोनस रिसीव करने का राइट, हम तुमको कोई बोनस नहीं देंगे। हम स्टाफ लोग को बोनस नहीं देते, एक तो सैलरी देते वो कम है, ऊपर से लोग को बोनस भी चाहिए, साइन करो तभी रखेंगे। बोला ठीक है बाबू, साइन कर देते। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, हम आपसे कभी कोई बोनस नहीं लेने आएंगे। हम बोले ठीक है, वेरी गुड। अब सुना ध्यान से, क्या हुआ, बोनस देने का बारी आया, देख रहे जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो भी खड़ा हुआ बोनस लेने के लिए। अब मैंने बोला यार तुम क्यों बोनस लेने के लिए आ रहे हो? तुमने तो अपना राइट टू रिसीव रेलिंक्विश कर दिया है। राइट टू रिसीव बोनस तुमने क्या कर दिया? रेलिंक्विश। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी बोनस। Still he wants to claim the bonus and file a case against me. Will he succeed this time? Yes. Again, Contract Act cannot override the provisions of the code. कोड में लिखा है चाहे एस्टैब्लिशमेंट को जिसके ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई करता है एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो, मिनिमम बोनस एट द रेट ऑफ 8.33% ऑफ द सैलरी हैज टू बी पेड। देना पड़ेगा, मेरा जिम्मेदारी है। तो आपको समझ में आ रहा है? Even if the employee relinquishes his right to receive bonus, or even if the employer promises to pay bonus at a rate higher than 20% of the salary, by mentioning it in the contract,
all such provisions mentioned in the contract, all such terms mentioned in the contract shall be declared as null and void and can never override the provisions of the code on wages. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता. कल को तुम कॉन्ट्रैक्ट बना लो मेरे और तुम्हारे बीच में, चलो हम लोग इलीगल काम करेंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं करेंगे. अरे भाई ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा मर्डर करेंगे लेकिन तुम जो है मेरे को जेल का सजा मत सुनवाना. अरे क्या बकवास कर रहे हो यार. यू कैन नेवर ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द कोड. समझ में आ रहा है. तो बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी के अंडर तुमने दो चीज पढ़ा, ना तो बोनस अपना राइट टू रिसीव बोनस, ना तो एम्प्लॉय अपना राइट टू रिसीव बोनस रिलिंक्विश कर सकता है, और ना तो एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके प्रॉमिस कर सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा बोनस देगा. समझ में आ रहा है. और जरूरत से ज्यादा मतलब स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ द बोनस इज 20% ऑफ द सैलरी, कैनॉट एक्सीड दैट. यू कैनॉट फोर्स एन एम्प्लॉयर टू पे एक्स्ट्रा बोनस. You cannot force an employee to not to receive any minimum bonus. संभालियो यहाँ तक, कोई दिक्कत. Next topic. What is the due date for the receipt of the bonus? Due date for the payment of the bonus. Bonus देना है ना हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में. कब देना है? जिस दिन अकाउंटिंग ईयर का एंड हुआ है. Within 8 months from that date. Within 8 months from the end of the accounting year, bonus shall has to be paid by the employer. Within 8 months. Due date of paying of the bonus के 8 महीना के अंदर. 8 महीना तुम्हारा बर्थडे से, 8 महीना कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. बोनस शैल बिकम पेबल. बोनस शैल बिकम पेबल कहां से? विदिन 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. विदिन 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोनस हैज टू बी पेड. कितना दिन के अंदर? 8 महीना. कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोनस हैज टू बी पेड. संभाल लियो यहां तक. सपोज करो कोई एम्प्लॉयर है, वो बहुत दुखियारी है, और तुमको तो पता है ना मिनिमम बोनस तो देना ही है, प्रॉफिट हो नहीं हो, एलोकेबल सरप्लस हो नहीं हो, मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा. मान लो एलोकेबल सरप्लस नहीं है, एम्प्लॉयर का हालत बहुत खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से डिले हो गया, एंड ही हैड अप्लाइड टू एजी फॉर द एक्सटेंशन. कैन एक्सटेंशन बी ग्रांटेड बाय एजी or any other prescribed authority to whom AG has given the power to grant extension? Yes. On an application made by employer for valid reasons for the delay in payment of bonus beyond 8 months, extension can be given by AG or in any other prescribed authority, but such an extension cannot exceed for a maximum period of 2 years. Extension कितना तक हो सकता है? 2 साल. उससे ज्यादा extension नहीं मिलेगा. नॉर्मल ड्यू डेट क्या बोला? 8 महीने के अंदर पेमेंट करना है. लेकिन अगर 8 महीने के अंदर पेमेंट नहीं हो पाया फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो अग्रीव्ड एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करेगा एक्सटेंशन के लिए, और अगर एजी या कोई भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है अलाउ कर दिया एक्सटेंशन के लिए, तो एक्सटेंशन हो सकता है. मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना साल का मिलेगा? 2 साल. उससे ज्यादा नहीं. संभाल लियो यहां तक. एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना ईयर्स बताओ? 2 ईयर्स. उससे ज्यादा नहीं. अब सपोज करो कोई डिस्प्यूटेड बोनस चल रहा है, मतलब मैंने बोनस तुमको इसलिए नहीं दिया ना एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो बोनस का अमाउंट तुम मांग रहे हो ज्यादा मांग रहे हो, या कोई झमेला चल रहा है. हम बोल रहे तुमको बोनस मिलेगा ही नहीं क्योंकि तुमने फ्रॉड किया है, तुम बोल रहे हो मुझे मिलेगा. तो फाइनल जो जजमेंट है वो तो कौन सुनाएगा बताओ ना? कौन सुनाएगा? हाँ, जो अथॉरिटी वगैरह वो सुनाएगा ना, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. तो अब ध्यान से सुनना. इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड बोनस व्हेन इट बिकम्स पेबल विदिन 1 month, विदिन कहां से बताओ? 1 month फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड. जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, अवार्ड मतलब जब जजमेंट आया ना, जिस भी ट्राइब्यूनल में तुमने अपील वगैरह फाइल किया है, केस फाइल किया है, जिस दिन से अवार्ड आया वहां से 1 महीने में एम्प्लॉयर को पेमेंट कर देना पड़ेगा. वहां से कितने दिन के अंदर? 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा. सो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस इज क्लियर. अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है तो आपको जनरली स्पीकिंग 8 months के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पेमेंट करना है. बट इफ यू कैन नॉट मेक द पेमेंट विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, यू मे अप्लाई फॉर एक्सटेंशन टू द एजी और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू whom AG has given the power for extension, and if the grounds are sufficient and AG is convinced, you may get an extension but cannot exceed a period of 2 years. डिस्प्यूटेड है तो जब तक अवार्ड नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक नहीं देना, और जिस दिन जजमेंट या अवार्ड अनाउंस हुआ है वहां से 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना एम्प्लॉय को डिस्प्यूटेड बोनस के केस में. तो टाइम लिमिट पढ़ा दिया मैंने तुमको. और दूसरा क्या पढ़ाया? बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी. मिनिमम बोनस देना ही है, मैक्सिमम बोनस ज्यादा देने का दरकार नहीं है. इवन इफ यू साइन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट रिमेन्स वैलिड because none of the provisions, none of the terms in the contract can override the provisions of the code, that is code on wages 2019. संभालियो पूरा यहां तक, कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली क्लियर. अब सुना ध्यान से. देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज सेट ऑन एंड सेट ऑफ. एक कॉन्सेप्ट है, क्या चीज का बताओ ना? सेट ऑन एंड सेट ऑफ. ठीक है. बट सेट ऑन और सेट ऑफ क्या होता है ये समझने के लिए पहले तुमको समझना पड़ेगा. सुनना ध्यान से. एलोकेबल सरप्लस क्या होता है और अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, पहले ये समझ लो, फिर ये दोनों समझाएंगे. तुमको लास्ट क्लास मैंने बोला था एलोकेबल सरप्लस सॉफ्टली स्पीकिंग प्रॉफिट का फिगर होता है, समझ लो. बट एक्चुअल में एलोकेबल सरप्लस क्या होता है?
एलोकेबल सरप्लस इज नथिंग बट 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस. बोलो क्या बोला? 67% ऑफ in other establishment in, and it is 60% of available surplus in banking companies. बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना बोला है? 60% लिमिट. और अदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए लिमिट कितना बोला है? 67%. समझ में आ रहा है? बेसिकली क्या होता है ना, इन लोग जो रहता है ना, डिविडेंड वगैरह जो है दे देता है, तो इसलिए वहां कम है लिमिट 60%, और जहां नहीं देता वहां लिमिट ज्यादा है 67%. तो अभी याद रखना, बैंकिंग के लिए बोला 60%, अदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना बोला? 67% ऑफ द क्या बताओ? अवेलेबल सरप्लस. सो दैट इज कॉल्ड एज क्या? एलोकेबल सरप्लस. अब तुम्हारे मन में आएगा मैम अवेलेबल सरप्लस क्या है वो तो बताइए. तुमको लास्ट क्लास मैंने क्या बोला था? एलोकेबल सरप्लस हो या अवेलेबल सरप्लस हो, सॉफ्टली स्पीकिंग इन लोग क्या डिनोट करता है? प्रॉफिट का फिगर. तो अवेलेबल सरप्लस कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है ना, सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आता है. समझ में आ रहा है? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उससे ये 3 एडजस्टमेंट करोगे तो अवेलेबल सरप्लस आ जाएगा. इसमें से लेस करना है इनकम टैक्स, नॉट एज पर द बुक्स, एज पर द आईटी एक्ट. अगर तुमने टैक्स पढ़ा होगा, पीजीबीपी पढ़ा होगा, तो वहां पे तुमको पता है जो बिजनेस पे हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं उसको डिसअलाउ कर देते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डिप्रेशन का रेट्स है वो हम लोग को उतना पे डिडक्शन मिलता है. नहीं तो सभी लोग ज्यादा डिप्रेशन दिखाकर प्रॉफिट कम दिखाएंगे टैक्स बचाने के लिए. तो टैक्स का डिडक्शन उतना ही मिलता है जितना टैक्स के इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ किया गया है. तो एज ऑफ नाउ अभी इनकम टैक्स कहां पे मेंशन किया गया? अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि न्यू एक्ट में सेक्शन चेंज हो जाएगा, जो नया एक्ट आया है अभी. अभी तुम लोग तो 1961 पढ़ रहा है ना इनकम टैक्स एक्ट, अभी तो नया एक्ट आ गया है ना 2025, आगे पढ़ोगे. तो डेप्रिसिएशन लेस करना है नॉट एज पर द बुक्स बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. डेप्रिसिएशन लेस करना है एज पर द क्या बताओ ना? ग्रॉस प्रॉफिट से क्या लेस करना है? डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स की एज पर द आईटी, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. जो भी रेलिवेंट इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लेस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से. क्या निकालने के लिए? अवेलेबल सरप्लस. और क्या लेस करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स. टैक्स वगैरह पे करते हो ना, पीएफटी, तो वो भी इसके अंदर लेस करना है. और क्या लेस करना है इसके अंदर? एनी अदर डिडक्शन, एनी अदर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर. बोलो क्या बोला? इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एजी. एजी अलग से बहुत सारे डिडक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं एम्प्लॉयर लोग के लिए, तो कोई भी अगर एजी वो सच डिडक्शन प्रिस्क्राइब किया है तो भी लेस कर देना. समझ में आ रहा है? पहले सब डिडक्शन वगैरह शेड्यूल में मेंशन था, तो अभी शेड्यूल हैज गॉट चेंज. अभी बस इतना याद रखना, एम्प्लॉयर का कोई भी एजी अगर डिडक्शन प्रिस्क्राइब किया वो भी लेस होगा. और क्या लेस होगा? एनी अदर इन्वेस्टमेंट रिबेट अलाउंस. समझ में आ रहा है? रिबेट अलाउंस वगैरह उसमें से लेस होगा. डेवलपमेंट रिबेट अलाउंस, ये सब लेस होगा इसमें से. ये सब लेस करके क्या निकलेगा तुम्हारा? अवेलेबल सरप्लस. क्या निकलेगा बताओ? अवेलेबल सरप्लस. सो आई रिपीट अगेन, अवेलेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से क्या क्या लेस करना है बताओ जल्दी जल्दी. डेप्रिसिएशन एज पर द क्या? जल्दी बोलो. डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. और क्या लेस करना है बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स. और क्या लेस करना है बताओ? एनी अदर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एस एजी में प्रेस्क्राइब. और क्या लेस करना है बताओ? इन्वेस्टमेंट अलाउंस. और बताओ? इन्वेस्टमेंट रिबेट. ठीक है, डेवलपमेंट रिबेट अलाउंस. डेवलपमेंट क्या बताओ ना? रिबेट अलाउंस. ये सब कुछ इससे में क्या करना है बताओ? लेस करना है. क्लियर है? आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है? अब सुनना ध्यान से, ये सब लेस करके मेरा क्या आ गया बताओ जल्दी से? क्या आ गया? हाँ, अब एलोकेबल सरप्लस कैसे निकलेगा? 60% या फिर 67% ऑफ द क्या? अवेलेबल सरप्लस. समझ गए हो यहां तक? जल्दी बोलो. तो ये तुमने सीखा क्या चीज का कॉन्सेप्ट? एलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस का. क्या चीज का बताओ? एलोकेबल और अवेलेबल. बैंकिंग कंपनी के केस में कितना बोला बताओ? 60%. और अदर एस्टैब्लिशमेंट ने कितना बोला? 67. देखो अभी तक जितना पढ़ाएं एक बार रीड करवा देते हैं, फिर सेट ऑन सेट ऑफ भी पढ़ाएंगे. यहाँ पे पहले देखो, इवन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉय वेयर ही हैज रेलिंक्विश्ड, मतलब वेव ऑफ कर दिया, राइट टू रिसीव क्या? मिनिमम बोनस. या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने जिसमें एम्प्लॉयर ने अग्री किया तुमको 20% से ज्यादा बोनस देने का, ऑल सच टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट आर क्या? नल एंड वॉइड. नो कॉन्ट्रैक्ट कैन ओवरराइड द लॉ. Hence, an employee cannot waive off his right to receive minimum bonus, and employer cannot be forced to pay more than the maximum bonus. कोई डाउट है? टाइम लिमिट पढ़ाया मैंने तुमको. बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा एम्प्लॉय के बोनस विद इन अ पीरियड ऑफ कितना मंथ्स? बोलो 8 मंथ्स बोला. विद इन अ पीरियड ऑफ कितना बोला बताओ? 8 मंथ्स. कहां से? क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. एम्प्लॉयर चाहे तो अप्लाई कर सकता है क्या चीज के लिए, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? 2 साल.
अगर डिस्प्यूटेड बोनस है तो उसका पेमेंट कितना दिन में करना है बताओ? 1 मंथ बोला, 1 मंथ कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड। समझ में आया? अगर डिस्प्यूट इस बात का है कि तुम मेरे को हायर बोनस दो, तो वहां पे एम्प्लॉयर को तो पता ही कितना देना है, रेट इज फिक्स बाय द स्टैट्यूट ना, 8.33%, वो भी कितना दिन? 8 महीने के अंदर। 8M मतलब क्या? 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्या? अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। सेट ऑन सेट ऑफ का प्रोविजन मैंने तुमको क्या बोला, कितने साल के लिए होता है? 4 साल, 4 अकाउंटिंग ईयर। करवाएंगे डिस्कस। पहले बताओ एलोकेबल सरप्लस क्या होता है? क्लियर है? एलोकेबल सरप्लस इज क्या? आइदर 67% और 60%। बैंकिंग कंपनी के केस में 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, और अदर एस्टैब्लिशमेंट में 67%। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है वो सीजी प्रेस्क्राइब करेगा, उस मैनर में निकाल लेना। हाँ, अवेलेबल सरप्लस कैसे निकालना है वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। डिडक्शन कितना करना है? 34 में दिया, सेक्शन 34। तो 33, 34 टॉक्स अबाउट अवेलेबल सरप्लस का कंप्यूटेशन। ग्रॉस प्रॉफिट लेस क्या करना है बोलो? डेप्रिशिएशन एज पर आईटी एक्ट, लेस पीएफटी, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, लेस करना है इनकम टैक्स, लेस सच अदर सम एज में बी प्रेस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है। और क्या चीज लेस करना है बताओ? और एक चीज बोला था लेस करना है, और क्या लेस करना है? एनी अमाउंट बाय वे ऑफ क्या बोलो? एनी अमाउंट बाय वे ऑफ डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस टू आल्सो टू बी डिडक्ट। कोई दिक्कत है? अब जब तुम टैक्स निकालोगे ना, ऊपर में टैक्स लेस करोगे ना, तो टैक्स निकालने के लिए बोल रहे ये सब नहीं अज्यूम किया जाएगा। जनरली हम लोग जब टैक्स निकालते हैं ना, नॉर्मली हम लोग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को लेस कर देते हैं, डेप्रिशिएशन को लेस कर देते हैं, एरियर्स ऑफ डेप्रिशिएशन को। बोला ये सब नहीं लेना है यहाँ पे। जब यहाँ पे तुम क्या निकालोगे बताओ? अवेलेबल सरप्लस, तो तुमको ये सब एक्सक्लूड करना है। क्या क्या? कैरी फॉरवर्ड लॉस को एंड एरियर्स ऑफ डेप्रिशिएशन। अगर एक बात बताओ, इंप्लॉयर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो उसको अगर बोनस देना है तो उसको ये सब निकालना होगा अवेलेबल सरप्लस, तो वो टैक्स किस पे कंप्यूट करेगा? उसका तो इनकम अदर सोर्सेस से भी हो सकता है ना अपने फाइल में, तो उसको मानना है उसका इनकम खाली जो इस एस्टैब्लिशमेंट से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, वही उसका एज ऑफ नाउ इनकम है टैक्स के कंप्यूटेशन के लिए। क्योंकि इंडिविजुअल जब काम करेगा अपने नाम पे, तो वो तो और भी अदर सोर्सेस से भी इनकम कमाएगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हुआ, अदर सोर्सेज हुआ, तो वो सब के ऊपर टैक्स क्यों लगाओगे? यहाँ पे टैक्स क्यों लेस करोगे उसके ऊपर? तो बोला यहाँ पे इनकम खाली किस अमाउंट पे कंसिडर करना है? उस अमाउंट पे जो इस एस्टैब्लिशमेंट से कमा रहा है, एंड नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो वेयर एम्प्लॉयर इज इंडिविजुअल, या एचयूएफ टैक्स पेबल किस पे कंप्यूट करोगे? ओनली दैट इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम दिस एस्टैब्लिशमेंट, उतना पे टैक्स कंप्यूटेशन होगा। क्योंकि अगर पूरा इनकम ले लोगे तो टैक्स भी ज्यादा आएगा, समझ में, फिर रिडक्शन भी ज्यादा मिल जाएगा। तो बोला खाली उतना इनकम पे लेना है जितना पे इस एस्टैब्लिशमेंट से रिसीव हो रहा है। फिर ये सब तो पहले ही बोल दिया, रिबेट वगैरह रिड्यूस होता है, वो तो ऊपर ही बता दी ना, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिजर्व वगैरह। बोलो पूरा संभालियो यहाँ तक, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? एब्सोल्युटली क्लियर। अब सुनो, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन क्या होता है। सुना ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं है। सेट ऑन कब होता है? जब तुम्हारा बम्पर और छप्पर फाड़ कर प्रॉफिट कमाए हो। और तुमको पता है जब छप्पर फाड़ के प्रॉफिट कमाते हो वैसे भी मैक्सिमम बोनस देना होता है। मतलब तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि मिनिमम बोनस तो छोड़ो, मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है। एक बात बताओ, तुमको मैक्सिमम बोनस कब देना होता है? जब एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन मिनिमम बोनस, देन यू हैव टू पे क्या? मैक्सिमम बोनस। लेकिन अभी तुम इतना छप्पड़ फाड़ के सरप्लस कमाए हो कि वो मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा आ रहा है। सपोज करो तुम्हारा लास्ट क्लास मैंने बताया था एलोकेबल सरप्लस 5,000 है, मैक्सिमम बोनस तुम्हारा 4800 है। तो अब की बार देख रहे हो एलोकेबल सरप्लस किससे ज्यादा है? कितना से ज्यादा है? 200 रुपया। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपया है ना, इसको हम लोग ले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड करके टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द रिवाइज एलोकेबल सरप्लस। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एलोकेबल सरप्लस आया ना, उसमें किसको एडजस्ट करोगे? प्रीसीडिंग ईयर का सेट ऑन का प्रोविजंस को, एक्स्ट्रा अमाउंट को, टू डिटरमाइन वेदर मिनिमम और मैक्सिमम बोनस इज पेबल। समझ में आ रहा है? आई रिपीट अगेन, सेट ऑन सेट ऑफ का प्रोविजन 4 साल के लिए अवेलेबल होता है, पहला 5 साल के लिए अवेलेबल नहीं हो। सेट ऑन सेट ऑफ कब से करना चालू करोगे? जब तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट को 5 साल हो चुका है। नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर। और कितना साल के लिए मिलता है? 4 अकाउंटिंग ईयर के लिए। यानी ये जो है 6th ईयर का डेटा होगा पक्का, क्योंकि पहला 5 साल में तो होता ही नहीं है ना। अब 6th ईयर में मान लो मैंने तुमको बोला तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस इतना है, और मान लो मैंने बोला तुम्हारा मिनिमम बोनस 2000 है, ये मैंने तुमको दिया, मिनिमम बोनस कितना है? 2000। अभी तुम मेरे को बताओ मैक्सिमम बोनस पेबल कि मिनिमम बोनस पेबल? एलोकेबल सरप्लस 5000, मैक्सिमम बोनस इतना, मिनिमम बोनस इतना। तो मैक्सिमम बोनस कब देना होता है? लास्ट क्लास पढ़ाया था, जब एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से, तो एलोकेबल सरप्लस 5000, मिनिमम बोनस 2000 ज्यादा है ना, तो क्या पे करोगे? मैक्सिमम बोनस कितना बोल रहा है? 4800। सब्जेक्ट टू अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस देते हैं, तो एलोकेबल तो ज्यादा ही है, तो पूरा मैक्सिमम बोनस कितना पे करोगे? 4800।
अब सेट ऑन होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है, अगर आपका एलोकेबल सरप्लस इतना ज्यादा है ना, मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी कुछ रुपया बच जा रहा है। मैक्सिमम बोनस कितना दिए 4800, एलोकेबल सरप्लस कितना, छप्पर फाड़ के कमाए हो 5000, फिर भी एक्स्ट्रा कितना बच गया, तो ये 200 का क्या करोगे, सेट ऑन, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर टू कंप्यूट द रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस, टू कंप्यूट द क्या, रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस। बोलो क्या बोला, टू कंप्यूट द क्या, रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस। समझ रहे हो। अब नेक्स्ट ईयर सुना ध्यान से, 7th अकाउंटिंग ईयर का बात करें तो 6 का बात हो गया, 7th अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस जो है ना खाली 1900 है। बताओ कितना एलोकेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस कितना बताओ 1900, मिनिमम बोनस 2000 है, मिनिमम बोनस बताओ कितना है 2000 है, मैक्सिमम बोनस 4800 है, मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा है, अभी बताओ क्या पे करें, मिनिमम की मैक्सिमम बोनस 7th अकाउंटिंग ईयर के लिए। देखो अब जो बच्चे मिनिमम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं एलोकेबल सरप्लस तो खाली 1900 है, मिनिमम बोनस 2000 है, मैम ने बोला था जब तक एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा नहीं होगा मैक्सिमम बोनस नहीं देना होता है, इसलिए हम लोग मिनिमम बोनस देंगे, मिनिमम बोनस तो देना ही है चाहे एलोकेबल सरप्लस हो नहीं हो। लेकिन मैंने तुमको अभी सेट ऑन का प्रोविजन पढ़ाया, मैंने बोला 6th ईयर में जो सरप्लस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा टू द 7th ईयर का एलोकेबल सरप्लस। 6th ईयर में एक्स्ट्रा कितना था 200, तो अभी एलोकेबल सरप्लस बढ़कर कितना हो गया 200 से ऐड करो 2100 हो गया ना, यानी अब तुम देखो एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा हो गए, विच मींस क्या पेबल हो जाएगा मैक्सिमम बोनस, लेकिन मैक्सिमम बोनस पूरा 4800 नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ क्या होता है एलोकेबल सरप्लस, यानी यहाँ पे मैक्सिमम बोनस तुम कितना दोगे 4800 दोगे कि 2100 दोगे, 2100, क्योंकि एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल कितना है 2100 ही है ना, नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझाते हैं। पहला केस 5 साल का तो देखना ही नहीं है, 6 ईयर से स्टार्ट हो गया, मैंने तुमको 6 ईयर का डेटा दिया है, मैंने तुमको बोला मेरा एलोकेबल सरप्लस 5000 है, मिनिमम बोनस मैंने बोला 2000 है, मैक्सिमम बोनस मैंने बोला 4800 है, बोला तो तुम मेरे को बताओ मिनिमम की मैक्सिमम बोनस क्या पे करेंगे, मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम बोनस कब देते हैं जब मेरा एलोकेबल सरप्लस बहुत ही कम है, यहाँ पे तो एलोकेबल सरप्लस मेरा मिनिमम बोनस को बहुत अच्छे मार्जिन से एक्सीड कर रहा है ना, सो आई विल पे मैक्सिमम बोनस बट सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस अवेलेबिलिटी। मैक्सिमम बोनस 4800, एलोकेबल सरप्लस तो उससे भी ज्यादा है, तो पूरा दे दो दिल खोल के 4800 मैक्सिमम बोनस पेड। अब सेट ऑन होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है क्या एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है, लास्ट बेंच फोन उठाकर फेंकेंगे बाहर, क्या एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, कितना से, तो ये हो गया सेट ऑन। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो एलोकेबल सरप्लस का अमाउंट आएगा उसमें ऐड करो, नेक्स्ट ईयर मेरा एलोकेबल सरप्लस 1900 था, बट वो 1900 है दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2100, 2100, क्यों, क्योंकि पिछले साल का सेट ऑन हुआ 200, 2100 हो गया, मिनिमम बोनस 2000, मैक्सिमम बोनस 4800। अब चेक करो मिनिमम की मैक्सिमम क्या पे करना है, मैक्सिमम क्यों पे करना है, क्योंकि अभी भी मेरा एलोकेबल सरप्लस 2100 मिनिमम बोनस से ज्यादा, मैक्सिमम बोनस भले ही 4800 आ रहा है बट पूरा पैसा देने के लिए है नहीं, सब्जेक्ट टू अमाउंट ऑफ एलोकेबल, एलोकेबल अवेलेबिलिटी कितना 2100, तो मैक्सिमम बोनस कितना पे करोगे 2100, गया आपके दिमाग में, जल्दी बोलो हाँ या ना, श्योर। अब समझो सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट, सेट ऑन समझ गए, सेट ऑन तो अच्छा ही चीज हो गया ना, मतलब बम्पर प्रॉफिट हो रहा है। सेट ऑफ जैसे तुम लोग टैक्सेशन में करते हो ना कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वैसा ही कॉन्सेप्ट है सेट ऑफ का। सेट ऑफ में हालत बहुत खराब है यार एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि मिनिमम बोनस को भी कवर नहीं कर पा रहा है, मिनिमम बोनस से भी कम है, घर से तो ज्यादा पैसा चला गया तो मिनिमम बोनस देना ये तो समझ में आ ही गया, और मिनिमम बोनस तो देना ही है, इंप्लॉय को मतलब नहीं है चाहे बाबू के पास एलोकेबल सरप्लस है नहीं है, वो लोग तो अपना लेकर जाएगा, क्योंकि स्टैट्यूट में कोड में लिख दिया मिनिमम बोनस शैल बी पेड इररेस्पेक्टिव एलोकेबल सरप्लस अर्न्ड और नॉट बाय द एस्टैब्लिशमेंट, चाहे एम्प्लॉय लोग को अपना घर से पैसा लाके देना पड़े, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सुनो अब ध्यान से मिनिमम बोनस कितना है जल्दी बोलो, अब तो लर्न हो गया होगा यार बेशर्मो, मैक्सिमम बोनस कितना है बताओ 4800 है, अब की बार एलोकेबल सरप्लस 1900 है, कितना है बताओ, अभी तुम मेरे को बताओ क्या पे करना चाहिए, क्यों मिनिमम बोनस क्यों, मैम एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन मिनिमम बोनस, देयरफॉर व्हाट हैज टू बी पेड, मिनिमम बोनस कितना दोगे 2000, दे दोगे 2000, अरे हाँ मिनिमम बोनस पूरा देना होता है, सब्जेक्ट टू कहीं लिखवाया कि अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, मिनिमम बोनस पूरा 2000 देना है, तो मिनिमम बोनस जब 2000 दे दिए, घर से एक्स्ट्रा रुपया कितना गया था, कितना तुम्हारे पास तिजोरी में 1900, तो
तो एक्स्ट्रा कितना गया बोलो, एक्स्ट्रा कितना गया, 2000 तो पूरा देना है, माइनस 1900 कितना एक्स्ट्रा चला गया, 100 रुपया। ये लॉस चल रहा है ना तुम्हारा, तो लॉस को ही तो क्या करते हो, सेट ऑफ, ये कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ रहा है? अब चलो ये हो गया 6th ईयर का डिस्कशन। अब तुम 7th ईयर का मेरे को बताओगे, ये हम लोग कहाँ खड़े बताओ, 7th ईयर। अगेन 7th ईयर में मिनिमम बोनस कितना है बताओ, 2000। मैक्सिमम बोनस कितना है मैम, बार बार सेम कैसे आ रहा है, क्योंकि रेट फिक्स्ड है ना यार, 8.33% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी सेम ही आएगा ना। अभी एलोकेबल सरप्लस कितना है, 2100। अभी तुम मेरे को बताओ, लुकिंग एट दिस फिगर तुमको क्या लग रहा है, ओ अब की बार एलोकेबल सरप्लस ज्यादा आया है मिनिमम बोनस से, तब हम लोग मैक्सिमम बोनस दे। ये मिथ है, पता है मिथ क्यों है, क्योंकि तुम अभी तक सेट ऑफ नहीं लियो, सेट ऑफ तो लो। अभी रिवाइज एलोकेबल सरप्लस क्या होगा, 2100 नहीं है, 2100 माइनस 100 ना, ये सेट ऑफ वाला लेस करोगे ना, जब प्रॉफिट हो रहा था तो ऐड कर रहे थे, अभी नुकसान हो रहा तो लेस करोगे ना, तो एक्चुअल में मेरा एलोकेबल सरप्लस कितना आ गया, 2000। और मिनिमम बोनस भी उतना ही, एक्सीड तो नहीं किया ना, यानी कि मैक्सिमम बोनस देने का दरकार नहीं है, तो मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा, कितना, पूरा 2000। 2000 मिनिमम बोनस विल बी। बोलो सेट ऑन सेट ऑफ समझ में आया कि नहीं, वापस से सुन लो, 4 चीज पढ़ाया मैंने तुमको। सबसे पहले मिनिमम बोनस हैज टू बी पेड, एलोकेबल सरप्लस है अपने पास या नहीं है, और जितना है पूरा देना है, सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस पूरा देना है मिनिमम बोनस, भले तुमको घर से पैसा नुकसान लगे। मैक्सिमम बोनस तभी देंगे जब छप्पर फाड़ के प्रॉफिट मिनिमम बोनस से ज्यादा है, एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स मिनिमम बोनस। एक भी वर्ड गलत बोला पूरा प्रोविजन गलत हो जाएगा, बी सीरियस। नेक्स्ट, सेट ऑन कब करना है, सेट ऑन कब करना है, छप्पर बम्पर प्रॉफिट कमाए हो, एलोकेबल सरप्लस इतना ज्यादा कि वो मैक्सिमम बोनस को भी पार कर गया, एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स मैक्सिमम बोनस। जो एक्स्ट्रा सरप्लस आ रहा है कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट मींस टू द 7th, अगर 6 से चालू करें, क्योंकि पहला 5 साल में होता ही नहीं है, सब ऐड कर देंगे रिवाइज निकालने के लिए एलोकेबल सरप्लस। इतना गंदा हालत है ना, इतना भी रुपया नहीं कमा पा रहे हैं कि मिनिमम बोनस का पेड़ भर सके। मेरा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी गिरा हुआ है, एलोकेबल सरप्लस इज इवन लेसर देन मिनिमम बोनस। तब क्या करेंगे, सेट ऑफ, जो नेगेटिव आया है फिगर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको लेस करेंगे रिवाइज एलोकेबल सरप्लस ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर निकालने के लिए। एंड दिस प्रोविजन ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ इज अवेलेबल ओनली फॉर कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट 4 अकाउंटिंग ईयर, फॉर फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स तो यू कैन नॉट डू इट। बोलो समझ में आया कुछ, पूरे बस स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रहे, जो अभी आज मैंने तुमको पढ़ाया है पूरा स्टार्टिंग से। सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। एक एम्प्लॉयर भले ही ज्ञान दे रहे हम ज्यादा बोनस देंगे, साइन भी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, उसका कोई वजूद नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर हायर बोनस वादा करके पे करने से मुकर सकता है, क्योंकि एक्ट में लिखा मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ द सैलरी होगा, उससे ज्यादा नहीं। सो नन ऑफ द terms mentioned in the contract can ever override the provisions of the code. Same happens with employee. Even if an employee relinquishes his right, gives away, sacrifices his right to receive minimum bonus, even by signing of the contract, it is null and void. None of the contract can stop him from receiving minimum bonus. It has to be given. समझ में आ रहा है? Even वो खुद भी मना करे तो भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि none of the contract can supersede, override the provisions of the code act. कभी उसको ओवरराइड नहीं करेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट के ऊपर। यहां तक संभाल लियो। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ द बोनस। टाइम लिमिट कब से देना है, 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बट अगर लग रहा है कि नहीं पे कर पा रहा 8 मंथ्स के अंदर, तो एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा जाकर एजी को या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, अगर सफिशिएंट कॉज है लोग एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैन बी गिवन मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, नॉट बियॉन्ड दैट। डन टिल ईयर। डिस्प्यूटेड बोनस है, जिस दिन से अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है वहां से 1 महीना के अंदर पेमेंट ऑफ द बोनस कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? श्योर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अगर डिस्प्यूट इस चीज को लेकर है, अमाउंट कितना है, तो एम्प्लॉयर को तो दे देना चाहिए, 8.33 तो दे देना चाहिए, बाकी फिर जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि 8.33 तो उसको देना ही है ऑफ द सैलरी, वो भी 8 महीना के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फिर हम लोगों ने सीखा कि मैम आप इतने देर से एलोकेबल सरप्लस बोल रहे थे, होता क्या एलोकेबल सरप्लस, इट इज आइदर 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस या 67% of the available surplus. In case of banking company it is 60%, in case of other establishment it is 67%. But what is this ma'am available surplus? कुछ नहीं, gross profit with certain adjustment. Gross profit जो है उसे reduce करो, deduct करो, depreciation charge as per IT Act, provision for taxation and also deduct
such other amount prescribed by AG in respect of employer, and also deduct any rebate allowances, investment rebate, development rebate allowance, etc. अब जब टैक्स का कंप्यूटेशन करोगे ना, और अगर आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर हो, एचयूएफ हो, तो आप टैक्स उतने ही इनकम पे कंप्यूट करना जो तुम्हारा इस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अर्न हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोले? टैक्स का कंप्यूटेशन। और ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैसे कंप्यूट करना है, जैसे सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, रूल्स वगैरह में नोटिफाई करेगा, वैसे कर लेना कंप्यूटेशन। सब 32, 33, 34 अलग अलग सेक्शंस में ऑफ दिस कोड यहाँ पे बताया गया। फिर इसी का सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑन मतलब बम्पर प्रॉफिट कमाए हो भाई साहब, मैक्सिमम बोनस को भी फाड़ दिए, इतना एलोकेबल सरप्लस है, इट इज एक्सीडिंग मैक्सिमम बोनस। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है सरप्लस का, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर टू बी एडेड विद द एलोकेबल सरप्लस ऑफ दैट ईयर, दैट अकाउंटिंग ईयर, टू कंप्यूट द रिवाइज्ड एलोकेबल सरप्लस, टू कंप्यूट वेदर मिनिमम और मैक्सिमम बोनस विल बी पेबल। सेट ऑफ कब होता है? जब इतना गंदा हालत है कि तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम है। क्या सेट ऑन सेट ऑफ फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर में हो सकता है? 6 से स्टार्ट होगा, एंड कितना साल तक हो सकता है? ओनली अवेलेबल फॉर 4 अकाउंटिंग ईयर। बोलो कैसा लगा, संभाल लियो पूरा यहां तक? श्योर? चलो लिखना स्टार्ट करो, टेक आउट योर कॉपी एंड राइट डाउन। क्या हुआ बोलो, कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है एकदम?
टाइम लिमिट हो गया क्या? जल्दी बोलो दोस्तों। अच्छा, अभी तुम लोग को पता है 1 बजे AR1 आएंगे। सुन मारा, AR1, ऑल इंडिया रैंक 1, यस। तो मतलब डेली कोई ना कोई रैंक होल्डर और खुद से बोल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हैव टेकन हिज इंटरव्यू, हैव डन एवरीथिंग, ही हिमसेल्फ इज सेइंग मैम आई वांट टू विजिट एंड मीट यू एट द सेंटर, मतलब आओ। फिर अब आएंगे तो फेलिसिटेशन भी करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव सीन हिज इंटरव्यू, सो विल बी विजिटिंग हियर टुडे। AR35 आया था, 31 इज ऑन हिज वे, मतलब ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बिहार। So he will be very soon also. Not today, maybe in 2 to 3 days he is coming, मतलब। तो ऐसे करके जो भी आसपास से है या जो कोलकाता से है, उन लोग विजिट जरूर करते हैं आकर रैंक लाने के बाद। सोनमार एक होता है ना, अब आ गया रैंक, हो गया क्लियर, और इनका तो क्लियर हो गया, दे हैव गॉट द डिग्री, तो क्या ही याद रखना और जाना। तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए भी बहुत बड़ा, कि मतलब दे आर स्टिल रिमेम्बरिंग, दे आर कमिंग, दे आर शोइंग ग्रेटिट्यूड। सो दैट इज एन अचीवमेंट, बहुत अच्छा लगता है यार। तुम लोग भी ऐसी ग्रेटिट्यूड दिखाना जब रैंक वगैरह ले आओ, मिलने आना। हाँ, क्या बोल रहा है? चॉकलेट लेने आएगा? बड़ा चीज मिलेगा AR1 में, खाली चॉकलेट थोड़ी मिलेगा यार, अभी देखो उसका कैसे स्वागत करेंगे, रहना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। फेस टू फेस जो बच्चे, उनको बस ये सब फन देखने को मिल जाता है। हाँ, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम ये सब अपलोड कर देते हैं चैनल में। कल सुंदर का इंटरव्यू भी मैंने अपलोड किया था, देखा आपने उसका इंटरव्यू? सुंदर वर्मा, AR31, 35, सॉरी, AR35। विक्रम का 31 था, उसका 35 था। देखो वो सब इंटरव्यू, नहीं देखा है तो पता चलेगा। हाँ, कल वाला भी देखना इंटरव्यू सुंदर का। नाम ही इतना सुंदर, मतलब सुंदर नाम है। तुम लोगों ने सुंदर का देखना, सुंदर का, अरे उसका नाम सुंदर है। हुआ? अच्छा ठीक है, लिखो।
क्या चीज में, क्या चीज का? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो डालो, डालो नहीं लिखो। तुम बोले पोस्ट करना भूल गए, बोले डालो। लिखो। सेट ऑन सेट ऑफ इक्वल टू कितना ईयर्स के लिए होता है बताओ ना? 4 साल। 4 अकाउंटिंग ईयर्स बोला था ना? नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ इन क्या? फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स। और तुम लोग को समझ में आ रहा है ना सेट ऑन कब होता है? दिख रहा है ना? जब एलोकेबल सरप्लस किससे ज्यादा है। हाँ, उधर एलोकेबल सरप्लस इतना कम है कि मिनिमम बोनस से भी कम है। क्या वो बोलो? आता है, देखो खोल के स्कैनर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेट ऑन सेट ऑफ को एक्सप्लेन करो। तो यू हैव टू इवन रिमेंबर द फिगर्स, इसके बिना तुम कैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाओगे? तो एक तो तुमको याद भी करना होगा। मिनिमम बोनस 2,000, मैक्सिमम बोनस 4,800, याद कर लो। एलोकेबल सरप्लस है तुम्हारा 5,000। ये वाला टेबल बन गया ऊपर वाला। सिंस एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है तो क्या पे करना होगा? सिंस एलोकेबल सरप्लस क्या मिनिमम बोनस से ज्यादा है, क्या पेबल होगा बताओ?
किससे सेट ऑन होगा बताओ? एलोकेबल सरप्लस ऑफ द क्या? 7th अकाउंटिंग ईयर ना। ठीक है, रिवाइज एलोकेबल सरप्लस कितना होगा बताओ? 1900 दिया हुआ है ना, प्लस 200 कितना हुआ? 2100। तो 2100 क्या है? ग्रेटर देन मिनिमम बोनस ऑफ 2000 रुपीज ना। देयरफॉर मैक्सिमम बोनस shall be paid but subject to the क्या? availability of allocable surplus, therefore maximum बोनस पेड कितना होगा? 2100 रुपया ना। 4800 नहीं होगा अब की बार, कितना होगा? 2100 ना। 2100 सब्जेक्ट टू द allocable surplus। 6th ईयर के लिए 4800 आया, और 7th ईयर के लिए कितना आया? 2100। इज इट ओके? बोलो पूरा क्लियर है? चलो एग्जाम्पल टू लिखो। और 6 अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे क्या होगा बताओ? लेस है ना।
रिवाइज एलोकेबल सरप्लस कितना होगा सेवेंथ के लिए बोलो? 2100 माइनस 100 ना, 2000 हियर allocable surplus becomes equal to क्या? minimum bonus, that is does not exceeds ना, so minimum bonus of rupees कितना 1000 shall be to employees. हो गया? हटा दे? होता है कभी कभी। तो सब और डांस करने लग जाता। लिखो मीनिंग ऑफ एलोकेबल सरप्लस, 67% of available surplus and 60% in case of banking company. Write down. देखो ऑलमोस्ट अगर आप पुराना बोनस एक्ट देखोगे प्रोविजंस रिमेन्स द सेम, सेक्शंस वगैरह चेंज हो गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, ज्यादा नहीं चेंजेस हुए हैं। बन जाते थे कि कॉलेज, और अगर चले जाएगा तो हम लोग embarrassing।
क्वेश्चन ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कंपनी नॉट नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे ये सब जो फिगर्स है ना, तो बोरा ऑडिटेड रहेगा ना, तो अगर ऑडिटेड मतलब सीए का साइन है, तो उसमें थोड़ी क्वेश्चन मार्क करेगा सरकार कि ठीक से कंप्यूट किया है कि नहीं किया है। जो प्रॉफिट वगैरह का फिगर अवेलेबल सरप्लस वगैरह अगर ऑडिटेड है, मतलब ऑडिट का अगर सिग्नेचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको अटेस्ट किया है, तो इट इज ऑथेंटिक ना। नो वन कैन डाउट ऑन द सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वंस ही हैज अटेस्टेड द अकाउंट्स। पढ़े हो ना तुम ऑडिट एंड अकाउंट्स कंपनी लॉ में, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट ऑर्डर पढ़े हो ना। वो लोग ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट से ही तो तुमको एलोकेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस, जीपी सब निकलेगा, टैक्स वगैरह। तो वही बोल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। फिर भी कोई डिस्प्यूट वगैरह क्वांटम ऑफ बोनस को लेकर, तो अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बोलेगा बैलेंस शीट लेकर आओ। बोल रहा है ना, नोटिफाइड अथॉरिटी कॉल द एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस बैलेंस शीट। लेकिन अगर ऑडिटेड रहेगा तो कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं करेगा अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। ओके, और अवेलेबल सरप्लस दिखाए थे ना कैसे कंप्यूट होता है, अभी आगे देख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट में से वो सब लेस करते हैं ना, तो वो सब लिखा है ना सेक्शन 33 में, वही बोल रहा है। कॉल एम्प्लॉयर, dispute regarding quantum of bonus, notified authority calls the employer, कॉल करेगा ना एम्प्लॉयर को, to produce balance sheet before it, to produce the balance sheet before it। ये हो गया क्या हेडिंग? सीजी, तुम एजी भी लिख सकते हो, सीजी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि एजी का मतलब तो सीजी हो ही गया ना।
इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस लिखा, कॉमा डेवलपमेंट अलाउंस ऑल्सो टू बी डिडक्टेड, ऑल्सो टू बी डिडक्टेड, लिख लियो। हो गया यहां तक, जल्दी बोलो, हटा दें। डायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, बताया था ना, उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। और अगर इंडिविजुअल है तो फिर क्या बोला, उस एस्टेब्लिशमेंट का इनकम खाली कंप्यूट कर, टैक्स कंप्यूट करने के लिए काउंट किया जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ यहाँ पे लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर, कैलकुलेशन ऑफ डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर। हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड करेगा लिखो। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर एक्सक्लूड्स, इन कैलकुलेटिंग टैक्स no account shall be taken of carry forward loss, areas of depreciation, लिखो। उसमें कंप्यूट कर रहे थे ना, ऊपर हम लोग लेस कर रहे थे ना, पीएफटी प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो जब तुम अवेलेबल सरप्लस लिख रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिशिएशन माइनस लिखा ना प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स लेस करेगा ना, तो वही टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा वही बता रहा है। तो वही बोला ना, अगर एम्प्लॉयर इंडिविजुअल है तब फिर क्या होगा, तब तो उसी का लेस करना होगा ना। अब उसका टैक्स तो बहुत आ जाएगा, तो खाली उससे रिलेटेड इनकम लेना है टैक्स के लिए। एम्प्लॉयर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, तुम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो फैक्ट्री रन कर सकता है, जरूरी थोड़ी कंपनी खोल के करेगा। हो गया क्या ये। और कोई रिबेट लेस नहीं होगा, जो ऊपर में रिबेट डिस्काउंट लिखवा है ना डिडक्शन में, खाली वही लेस होगा, और उसके अलावा कोई रिबेट लेस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 डन, बस यहीं तक लिखना है, हाँ, राइट टिल हियर। वेयर इनकम
ऑफ एम्प्लॉयर, ये ऑफ एम्प्लॉयर अलग अलग है, इनकम ऑफ एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, हाँ, फिर इनकम ऑफ एम्प्लॉयर है ये, इनकम ऑफ एम्प्लॉयर includes profit oblique gains from export, then rebate on such income if allowed relating to direct tax, no account shall be taken of such rebate, वो सब rebate हम लोग नहीं लेंगे, no account shall be taken of such rebate। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते तो रिबेट मिलता है ना टैक्स वगैरह पे, तो बोल रहे वो रिबेट वगैरह हम लोग यहाँ पे लेंगे नहीं, मतलब पूरा टैक्स लेंगे, ठीक है, हो गया, जल्दी बोलो, डन। अब लास्ट टॉपिक फॉर द डे, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा 4, पेमेंट ऑफ बोनस, किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। एक तो ऑलरेडी तुमको पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कैन आई से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कैन आई से एम्प्लॉइज ऑफ एनी एम्प्लॉयर जो इंश्योरेंस का बिजनेस रन कर रहा है, या जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज जो कौन एम्प्लॉय कर रखा है, ऐसा एम्प्लॉयर जो कौन सा बिजनेस रन कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस का या फिर लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। इवन इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीमैन वर्कर, बोलो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सीमैन वर्कर, ठीक है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, डॉक वर्कर, बोलो किसके ऊपर, डॉक वर्कर। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का वर्कर लोग के ऊपर, जो चैरिटी वगैरह करता है ना। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी, कभी सुना है तुमने रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। बचपन में बहुत सारा रेड क्रॉस सोसाइटी का फॉर्म मिलता था और बोलता था चंदा इकट्ठा करके लाओ। स्कूल स्टूडेंट्स, अगर तुमको याद होगा ये मेमोरी, फिर तुम लोग आस पड़ोस में जाकर मांगते थे, नाम लिखते थे, जिसका सबसे ज्यादा कलेक्शन होता था उसको ट्रॉफी या कुछ रिवॉर्ड्स मिलता था, बैजेस मिलता था। स्कूल वाला नहीं करता था ये सब, तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइज करता था। या फिर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर जो एम्प्लॉइज है, तो इन लोग के ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता, या दैट मींस कोड ऑन वेजेस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। याद रहेगा, 5-6 नाम बताया अभी तक, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या बोला। नंबर 1, एम्प्लॉइज ऑफ एम्प्लॉयर who has been running any insurance business, मे बी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, सीमैन वर्कर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, फिर डॉक वर्कर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के वर्कर्स पे नहीं करता, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉइज उन लोग के ऊपर नहीं करता। फिर क्या बोला बताओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज के ऊपर, लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी का एम्प्लॉय या इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का एम्प्लॉय, इन्हीं के ऊपर अप्लाई नहीं करता। समझ में आ रहा है, यानी इन लोग के ऊपर क्या पेमेंट ऑफ बोनस अप्लाई कर रहा है प्रोविजन, इन लोग को बोनस देना है नहीं। मैम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलेगा, अरे उनको अलग से उनके एक्ट में ना बहुत सारा चीज मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, तो उनको यहाँ पे कवर करने का दरकार नहीं। सीमैन वर्कर याद रहेगा, डॉक वर्कर याद रहेगा, तो इन लोग के ऊपर इसे अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ नहीं कर रहा है। देखो किसके ऊपर अप्लाई नहीं, आरबीआई का एम्प्लॉय, उसके ऊपर भी सेंट्रल बैंक का एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ी करेगा, वो तो गवर्नमेंट का ही ऑफिसर हो गया ना। तो किसके ऊपर, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय एन इंश्योरर हु इज कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस या फिर एलआईसी का बिजनेस, आरबीआई, या फिर क्या बोला सीमैन वर्कर, बोलो जल्दी से, जिसको डिफाइन किया गया कहां पे, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, डॉक वर्कर अंडर डॉक वर्कर एक्ट 1948, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग एस्टैब्लिशमेंट, हॉस्पिटल होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता। या फिर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, किसके अंदर बताओ, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, या बहुत सारा ऐसा तुमको पता है इंस्टीट्यूशन है ना, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, नबार्ड हुआ, आईएफसीआई हुआ, सुना होगा सबके बारे में। नबार्ड क्या है, इट्स एन एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, रूरल एरिया में क्रेडिट देता है फार्मर वगैरह को कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। नबार्ड का नाम तो सुना होगा, नबार्ड के नाम में लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड सिडबी को फाइनेंस देता है, सिडबी अगेन रूरल एरियाज में छोटे छोटे लोगों को फाइनेंस देता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सबके एम्प्लॉइज को क्या बोनस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। 7-8 नाम बताया, जल्दी से चालू हो जाओ। नंबर 1, ऐसा एम्प्लॉय जो ऐसे एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है, इधर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। पीएसयू, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डॉक वर्कर्स, सीमैन वर्कर्स, और बताओ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का वर्कर्स, वेरी गुड। और बताओ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अदर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह, या फिर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय यूटीआई, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, आईडीबीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड, सिडबी, याद रहेगा ये सब, ठीक है वही है, देख लो। एंड एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, क्लियर है, आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है। या फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, बोलो क्या, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। सीमैन को कहां डिफाइन किया गया, याद रहेगा,
क्लॉज 42 सेक्शन 3 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। डॉक वर्कर किसके अंदर है? डॉक वर्कर एक्ट 1948। तो 58 48 बैक टू बैक याद रखना। किसके ऊपर अप्लाई करता है बोनस का प्रोविजन? ऑलरेडी पढ़ाया था फर्स्ट क्लास। सच एस्टेब्लिशमेंट विच इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ 20 एम्प्लॉयज ऑन एनी डे इन एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग ईयर में एक भी दिन अगर हो गया, देखो सच एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करो एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, देन दिस चैप्टर शैल बिकम एप्लीकेबल। चैप्टर नंबर 4 का प्रोविजन अप्लाई करेगा। कोड ऑन वेजेस नहीं बोल रहे हैं, बोनस का प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई करेगा? कोड ऑन वेजेस में तो बहुत सारा चीज आएगा ना। अभी तो मिनिमम वेजेस पढ़ोगे, पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ोगे, इक्वल रेम्युनरेशन पढ़ोगे। चैप्टर 4 का एप्लीकेबिलिटी पढ़े। चैप्टर 4 किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? सच एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कम से कम 20 या उससे ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर। एप्लीकेबिलिटी क्लियर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का। जल्दी से लिखो इसको, राइट डाउन। Certain establishment on whom payment of bonus chapter shall not apply. Certain establishment on whom payment of bonus chapter shall not apply. Employees employed by any insurer carrying on general insurance business, LIC, RBI, seaman worker, dock worker, government employee, PSU, Indian Red Cross Society, Chamber of Commerce, hospital, educational institute, सब चैरिटेबल ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूटीआई, आईएफसीआई, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। हो गया 1 एंड 2, 0.12 डन। तो हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जल्दी जल्दी लिखे खत्म करो। इधर आ जाओ एक जन। बैग वैग कहाँ पहुंचे हो? जल्दी बोलो। लेट अस कंप्लीट द क्लास क्विकली। कहाँ पहुंचे हो? चलो ना। क्या है वो पता है? क्या करना है? क्या करना है?
बड़ा सोचोगे तब ना बड़ा आएगा। हायर एम करो, वहां नहीं तो उसके आसपास तक तो पहुंच ही जाओगे। क्या दिलकश, मस्ती से एकदम दिल क्लास मिस। क्या नहीं मैम, क्लास था पता है? पता है, क्लास में तो बोले थे सुबह क्लास है बताओ, और ऐप में भी शेड्यूल था। तो का नंबर लेके रखो ना अपना दोस्त लोग, बता दिया करो क्लास का अपडेट। आज हो गया शेड्यूलिंग, हो गया। बैकअप, बैक हो जाओगे बैकअप करते करते। कहाँ पहुंचे हो जल्दी बोलो। खत्म। चलो, let us keep the class till here guys. Thank you so much. See you in the next class. Bye. Take care. Lots of love guys. Bye.